माननीय विधायक जगन्नाथ भास्कर जी अभी थे, लेकिन कुछ आवश्यक कार्य से कहीं गए हैं। माननीय गोविंद पांडे जी, माननीय रघुनाथ मिश्रा जी, रविंद्र त्रिपाठी जी, लता श्रीवास्तव जी, इस कार्यक्रम के संयोजक सुनील मिश्रा जी, राजेंद्र पाल जी और अन्य तमाम हमारे आयोजक भाइयों बहनों, आप लोगों ने बहुत देर से इस कार्यक्रम के आयोजन के बारे में और विशेष रूप से रानी अहिल्याबाई होलकर के बारे में आपने विस्तार से सुना। उनका जीवन, उनका जो कार्य था वो हम सब के लिए बहुत ही प्रेरणादायी है, बहुत ही अपना हमारे लिए आदर्श है। एक बार फिर से हम सभी उनको अपनी श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। उनके फूल पे हम लोगों ने श्रद्धा सुमन चढ़ाए हैं और उनकी 300वीं जयंती पे एक बार फिर से हम उन्हें श्रद्धानत होकर के उनका सम्मान करते हैं। भाइयों बहनों, ऐसे मनीषियों की, महापुरुषों की, महादेवियों की जयंती और ऐसे उत्सव मनाने के पीछे, जैसा कि माननीय वक्ताओं ने कहा है, एक बात ये होती है कि हम सब उनके जीवन से कुछ न कुछ हमें सीख लेनी चाहिए। हमें सबको क्या उनके जीवन से मिलता है, यहाँ के बाद, आज के बाद आपको उनके जीवन के चरित्र पे जो भी बातें हुई है उनमें से कुछ कम से कम एक चीज लेकर के और से जानी चाहिए। अभी माननीय सांसद जी बता रहे थे कि वो कितनी न्यायपीठ महिला होते हुए भी इतना उन्होंने दृढ़ता के साथ निर्णय करती थी अपने बेटे तक को फांसी की सजा देने की हिम्मत, देने की ताकत एक नारी में आ गई। और यही हमारे देश की नारियों की पहचान है कि वो जब भी ऐसा समय आया है तो एक तरफ जहां वो कोमलता की मूर्ति मानी जाती है, वो के अंदर ये कहा जाता है कि करुणा और कोमलता जो है बसी होती है, वही जब जरूरत पड़ती है तो माँ दुर्गा के रूप में, माँ अहिल्याबाई होलकर के रूप में वो दृढ़ता के साथ निर्णय लेने में भी सक्षम है। हमारा देश नारी शक्ति को पूजने वाला देश रहा है। नवरात्रि आती है, माँ विंध्यवासिनी का बगल में आपका धाम है। आपको मालूम है कि नारी शक्ति आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है कि नारी शक्ति क्या होती है। माँ विंध्यवासिनी का जो धाम है उससे प्रेरणा लेकर और उसी नारी शक्ति का प्रतीक मैं कहूँगा अहिल्याबाई होलकर भी थी। उनको यहाँ जो लिखा हुआ है आपने देखा होगा, पुण्य श्लोक कहा जाता है। हमारे इतिहास में, भारत के इतिहास में पुण्य श्लोक की जो पदवी है और सिर्फ 3 लोगों को मिली। पहला है महाराज युधिष्ठिर को मिली थी, दूसरा नल को मिली थी, जिन्होंने नल युधिष्ठिर का संवाद आप लोगों ने सुना होगा। वो संवाद, पूरा जो संवाद है वो धर्म की व्याख्या करने वाला संवाद, मतलब कुल मिलाकर के जो धर्म की पराकाष्ठा जिनका स्वरूप होता है उन लोगों को मिली है। मान 2 लोगों को इनके पहले, और तीसरा है अहिल्याबाई होलकर को। और इसीलिए उनको इतने आदर के साथ, इतने सम्मान के साथ हम सभी याद करते हैं। उनको लोक माता भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सभी वर्गों के कल्याण के लिए और विशेष रूप से महिलाओं के कल्याण के लिए उन्होंने बहुत काम किया। उन दिनों आपको मालूम है कि वैसे तो हमारा देश, मैं आपको थोड़ा, क्योंकि आप लोग बैठे हैं इतनी देर से तो थोड़ा समय और सही, लेकिन माताएं इतनी बड़ी संख्या में बैठी है तो मैं बताना चाहूंगा कि देखिए हमारे देश में एक समय काल आया कि जब ये कहा जाने लगा कि हमारे देश में स्त्रियों की इज्जत नहीं होती। ये गलत है। हमारा ऐसा देश है भाइयों बहनों कि जहां नारी की पूजा, स्त्री शक्ति की पूजा अनादिकाल से जो होती चली आ रही है, उसमें माँ विंध्यवासिनी का धाम उसका एक प्रमुख उदाहरण है। माँ दुर्गा के स्वरूप में, माँ लक्ष्मी के स्वरूप में, माँ सरस्वती के स्वरूप में अनेक गांवों में और अनेक कस्बों में स्थानीय देवियों का भी मंदिर है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का तो है ही। अभी मैं जौनपुर में गया था, चौकिया माता का मंदिर, छोटे छोटे जो स्थान है वहां भी
नारी शक्ति के रूप में माँ जगदम्बा जो है वहाँ प्रतिष्ठित है। तो इस प्रकार हमारे देश में नारी शक्ति की पूजा हमेशा से, नारी शक्ति का सम्मान हमेशा से होता रहा। बीच का जो समय आया मुगल काल, विशेष रूप से मुगल काल में हुआ ये, जब लड़ाइयां होती थी, बहुत सारे लोग मारे जाते थे, ऐसे समय में स्त्रियों को डर बैठ गया, ये आतताई जो है मुगल आए हैं, ये हमारे साथ दुर्व्यवहार न करें, इसलिए कई सारी कुरीतियां, उसमें कुआं में कूद जाने तक का आप राजस्थान में सुने होंगे। वीरांगनाएं जो है अपनी इज्जत बचाने के लिए, कुआं में कूदने के लिए अपने बहुत सारे दृष्टांत मिलते हैं। उसी में से एक प्रथा निकल के आई सती हो जाने का। सती इसलिए कि हमारे पति नहीं रहे, हमारा परिवार नहीं रहा, हमारी रक्षा करने वाला कोई हमारे घर में नहीं रहा, तो ये जो आतताई आए हैं ये हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे, और इसलिए पति की मृत्यु के बाद सती होने का प्रथा शुरू। गलत प्रथा थी। माँ अहिल्याबाई होलकर ने इस बात को पहचाना कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसी वही समय था कि एक तरफ जब सती प्रथा शुरू हो गई तो हमारे समाज के, हमारे हिंदू उसकी वो परंपरा की, सनातन परंपरा की एक बहुत बड़ी शक्ति ये भी नहीं है कि अंदर से ही उसके सुधार की आवाजें उठने लगी, नहीं ये भैया गलत है, सती प्रथा गलत है। और राजा राम मोहन राय उसके बाद में आए, अहिल्याबाई होलकर जी आई, इन लोगों ने सती प्रथा को बंद कर दिया। तो अहिल्याबाई होलकर का अगर सबसे बड़ा योगदान कहा जाए तो नारी शक्ति को इज्जत देने का, नारी शक्ति की समाज में पुनर्स्थापना करने का, जो नारी शक्ति हमारे समाज में पहले से जानी जाती थी लेकिन मुगलों के समय में उसका ह्रास हुआ था, उसको पुनर्स्थापना करने का काम अहिल्याबाई होलकर जी ने किया। इतना ही नहीं, कई चीजें, नई नई व्यवस्थाएं, एक तो मैं आपको यह भी बता दूं कि अहिल्याबाई होलकर एक नारी होते हुए भी इतने सारे संकटों से जूझने के बाद भी पति की मृत्यु हो जाती है, अपने बच्चे की मृत्यु हो जाती है, अपने देवतुल्य शिशु की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद भी वो भी हिम्मत के साथ, पूरी ताकत के साथ उन्होंने शासन व्यवस्था संभाली। और वो ऐसे समय में भारत में नारी शासक थी जब दुनिया के अनेक देशों में अभी महिलाओं को वोटिंग करने का भी अधिकार नहीं था। माननीय सांसद जी को मालूम होगा कि अमेरिका सहित जो आज अपने बड़े आधुनिक देश कहते हैं, उन देशों में भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जो अंग्रेज और गोरी चमड़ी वाले लोग आकर के हम लोग को ज्ञान देते हैं, उन देशों में भी अभी स्त्रियों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसे समय में भारत में एक नारी जो है हमारे एक बहुत बड़े साम्राज्य की मालकिन थी, एक बहुत बड़े साम्राज्य की शासक थी। तो ये स्त्री शक्ति का प्रतीक अहिल्याबाई होलकर जी थी, और उन्होंने स्त्री शक्ति के लिए बहुत सारे काम किए, सभी प्रथा को बंद करवाया। साथ ही एक और खराब प्रथा चल पड़ी थी, वो इसलिए चल पड़ी थी कि पति अगर न रहे, पति मान लीजिए युद्ध में मारा जाए, तो मुगलों ने एक ऐसी व्यवस्था कर दिया कि पति अगर नहीं है तो विधवा को उसके पति के संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि अगर वो पत्नी, वो स्त्री अगर निसंतान है तो उसको दत्तक लेने का भी अधिकार नहीं था। अगर दत्तक ले भी लिया तो उस बच्चे को पति के संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता था, क्योंकि ये हड़प नीति थी। हड़प नीति आप लोगों ने इतिहास से पढ़ा, अंग्रेजों की हड़प नीति, मुगलों की हड़प नीति, ये सारी नीतियां इसलिए बनाई गई थी कि पति न रहे, पुरुष न रहे तो सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है मुगलों के नाम और अंग्रेजों के नाम, उनके सरकारी खजाने में, इन सारी व्यवस्थाओं को अहिल्याबाई होलकर ने ध्वस्त किया। कहा कि नहीं, स्त्री अगर विधवा हुई है तो उसका फिर से विवाह होगा, स्त्री अगर विधवा हुई है तो पति की संपत्ति में उसका अधिकार होगा, पूरी की पूरी संपत्ति की वो मालकिन बनेगी। अगर उसके पास बच्चे नहीं है, अगर किसी बच्चे को दत्तक लेती है तो उस बच्चे का भी उस संपत्ति में पूरा अधिकार होगा, जिस तरह से एक प्राकृतिक रूप से पैदा हुए बच्चे का होता है। ये सारी की सारी महिलाओं के लिए उन्होंने इतना काम किया कि आप पूछिए। उसके बाद अगर देखा जाए, जैसा कि पूर्व के वक्ताओं ने कहा, मैं बहुत लंबी बात इसमें नहीं करूंगा, कि समाज के कल्याण के लिए चाहे वो पानी की व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा
शिक्षा की व्यवस्था हो। और आप लोगों भदोही के लोगों को मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा आपका क्षेत्र जो है भदोही, बनारस, हमारा मऊ, आजमगढ़, भागलपुर, ये सारा पूरा क्षेत्र जो है वो बनारसी साड़ी और कालीन के उद्योग के लिए जाना जाता है। आपका भदोही तो विशेष रूप से कालीन के उद्योग के लिए। अहिल्याबाई होलकर में आज से 800 साल पहले 1725 में उनका जन्म होता है, 95 में वो मरती है। 70 साल का जीवन काल उनका रहा। उन दिनों 1725 में जन्मी, तो मान लीजिए कि 20 साल बाद वो शासक बनी थी। उस समय उन्होंने साड़ी बुनकरों को बढ़ावा देने का काम किया और आज भी उन्हीं के नींव डाले हुए एक बुनकर उद्योग के कारण वहाँ एक महेश्वर गांव है जहाँ की वो शासक थी इंदौर के पास की। वहाँ महेश्वर की जिस तरह से आप उत्तर प्रदेश में बनारसी साड़ी जिस तरह से प्रसिद्ध है, वैसे ही महेश्वर की साड़ी भी मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध है। और सिर्फ अहिल्याबाई होलकर का ये डाला हुआ बीज था, रोपा हुआ पौधा था, जो आज महेश्वर साड़ी के नाम से वट वृक्ष बनकर के पैदा पड़ा हुआ। इतना ही नहीं, पानी के लिए उन्होंने वहाँ महेश्वर डैम की रचना किया। जो महेश्वर डैम आज भी नर्मदा योजना जब पूरी हुई है तो महेश्वर डैम का महत्व भाव भी बढ़ गया है। उन दिनों उन्होंने ये व्यवस्था किया। तो इस प्रकार वो भी अच्छे काम, लोक उपयोगी काम जितने हो सकते थे उतना सारा का सारा अहिल्याबाई होलकर ने किया। देखिए, मंदिरों का जहां तक बात है, हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बहुत सारी बातें उसमें कही है, लेकिन ये वो समय था कि जब मशीन नहीं थी अपने पास, ट्रक और डंपर नहीं होते थे कि बड़े बड़े पत्थर को उठा करके लेकर के बनारस पहुंचा दिया, द्वारका पहुंचा दिया, केदारनाथ पहुंचा दिया। बड़े बड़े क्रेन नहीं होते थे कि हजारों किलो के पत्थरों को उठा करके। अब तो एक बार केदारनाथ जाने का मुझे सौभाग्य मिला है और एक बहुत बड़ा, कोई आप में से कोई गया हो तो देखिएगा, इतना बहुत बड़ा पत्थर उसके गुंबद पे रखा हुआ है और इतना विशाल है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप फोटो में भी देखेंगे तो ऊपर का एक गोलाकार गुंबद जो दिखता है वो एक सिंगल पत्थर है। तो मैंने वहां के पुजारी से पूछा भी, इतना बड़ा पत्थर इतना ऊंचा कैसे? पहली बात तो ये कि जहां तक ऊंचाई केदारनाथ की बड़ी ऊंचाई है, आप स्वयं चल करके नहीं जा सकते, अपने शरीर का बोझ आप नहीं ढो सकते, इतना बड़ा पत्थर कैसे पहुंचा होगा? तो ये वो समय काल था कि अहिल्याबाई होलकर ने बिना मशीन के, बिना क्रेन के, बिना किसी उठाने वाली मशीनी सुविधा के हजारों जगह, हजारों मंदिरों का जीर्णोद्धार उन्होंने, मुगलों ने जो तोड़ा था उनका भी, और मुगलों ने जो नहीं तोड़ा था उसमें भी जहां जहां उनको लगा कि यहाँ सुधार करना चाहिए, यहाँ विकास करना चाहिए, ऐसी जगहों पर उन्होंने विकास किया। कैसे किया होगा आप सोच सकते हैं। कितनी बड़ी ताकत, कितनी बड़ी शक्ति, कितना बड़ा आत्मबल और मनोबल ऐसे कामों को करने के लिए चाहिए। यही बगल में जैसा कि अभी बताया गया, काशी विश्वनाथ भगवान का दिव्य जो धाम, जो पहली बार धाम के रूप में जो नुकसान किया था मुगलों ने, उसके बाद जो धाम का रूप लिया, उसके बाद माननीय मोदी जी ने उसको और सुंदर बनाया है। लेकिन वो अहिल्याबाई होलकर की देन है कि आज भगवान विश्वनाथ का इतना बड़ा कॉरिडोर और इतना बड़ा भव्य मंदिर हमारे सामने प्रस्तुत। अगर मैं तो ये कहूंगा, मुगलों ने तोड़ा, अहिल्याबाई होलकर ने बनाया, और वो भी ऐसी जगह पे जो उनके साम्राज्य में ये सारा कुछ नहीं था। इंदौर का साम्राज्य इतना बड़ा नहीं था कि ये सारा का सारा सोमनाथ से लेकर के द्वारका से लेकर के यहाँ केदारनाथ और केदारनाथ से लेकर के इवन दक्षिण तक के रामेश्वरम तक की बात आती है कि वहाँ के मंदिर, रामेश्वरम के मंदिर का भी उन्होंने जीर्णोद्धार किया। पूरे भारतवर्ष में उनका ये काम जो है सनातन धर्म की सेवा, और विशेष रूप से शिव भक्त थे। शिव मंदिरों की जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ी वहाँ उन्होंने उनपे काम किया। अब आप देखिए, ये जयंती हम क्यों मना रहे हैं? अब इस बात को चिंतन करने की भी आवश्यकता है कि अपने देश में बहुत कम ऐसे शासक हुए हैं, बहुत कम ऐसे राजा और रानियां हुई हैं जिन्होंने जनता की सेवा करने के साथ साथ, जनता के विकास के काम करने के साथ साथ लोगों को, वो तो इतनी प्रजावत्सल थी, कर्मचारियों का बहुत ख्याल रखती थी। ऐसा कहा गया है
कर्मचारियों के साथ भोजन करने भी बैठ जाती थी। कर्मचारियों को अपने, अगर उनको कोई भेंट मिलती थी, कोई कर्मचारी खड़ा है सामने, उसको अपना वो कीमती भेंट जो है उसको दे देते थे। इस तरह से उनका दयालु और प्रजावत्सल उनका नेचर था। तो कहने का मतलब ये कि विरासत के साथ विकास, जिसको कहते हैं कि अपनी सांस्कृतिक विरासत, अपने मंदिरों की, अपने सरोवरों की, अपनी सांस्कृतिक पद्धतियों की, अपनी परंपराओं की चिंता करने के साथ साथ जलाशय भी बनाना, साड़ी का उद्योग भी खड़ा करना। एक इंदौर में उन दिनों उन्होंने एक बहुत बड़ी मार्केट की व्यवस्था किया था कि साड़ी उद्योग तो होगा लेकिन खरीदने वाले भी चाहिए उसको, तो पूरा एक मार्केट के उन्होंने आधुनिक व्यवस्था किया। और इसीलिए आज भी इंदौर जो है एक अच्छे विकसित नगर में आता है, सबसे स्वच्छ नगर में आज भी मध्य प्रदेश में, पूरे भारत में जाना जाता है। तो ये उनका जो एक बहुत बड़ा जो योगदान है वो विरासत के साथ विकास। जिस बात की आप सोचिए कि 800 साल बाद आज ये बात कौन कर रहा है, तो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। जहां एक तरफ काशी में ही करिए या बात करिए या पूरे देश में बात करिए, अयोध्या की बात करिए, काशी की बात करिए, या ऐसे उनके जीवन काल में भी 11 साल के प्रधानमंत्री, 11 साल के प्रधानमंत्री के रूप में और 14 साल मुख्यमंत्री के रूप में, 25 साल के अपने शासन काल में कम से कम 50 ऐसे मंदिर तो मुझे याद है, क्योंकि मुझे सौभाग्य मिला उनके साथ, नरेंद्र मोदी जी के साथ काम करने का। 50 मंदिर तो मुझे भाइयों बहनों याद है जिनका उन्होंने थोड़ा बहुत नहीं, विश्व स्तर का उनको बना करके विश्व स्तरीय विकास किया। उसमें 15, 20, 25 तो मुझे गुजरात के याद है, सोमनाथ का मंदिर जिसका अहिल्याबाई होलकर जी ने भी काम किया, हमारे सरदार पटेल ने उसको मुगलों के बाद, अहिल्याबाई होलकर के बाद जो काम बचा हुआ था हमारे सरदार पटेल जी ने किया। लेकिन उसके बाद भी आज का जो सोमनाथ मंदिर है वो आप जाकर के देखेंगे तो आप लगेगा ही नहीं कि भारत के किसी भाग में इतना दिव्य, इतना बढ़िया इसका विकास है। ऐसे ही द्वारकाधीश का मंदिर और तो ऐसे अनेकों उदाहरण मैं गुजरात के दे सकता हूं, जिस पर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए उनका विकास किया। और उनका कहना था, वो सिर्फ लोग कहेंगे कि मंदिर का विकास तो ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के दिमाग में खाली मंदिर और मठ ही घुसा रहता है। नहीं, उसके साथ इतना ज्यादा पूरे गुजरात का ऐसा विकास किया है उन्होंने। मंदिर के साथ पुल भी बनवाते हैं, मंदिर के साथ 6 लेन 8 लेन रोड भी बनवाते हैं, मंदिर के साथ नर्मदा डैम भी बनवाते हैं, मंदिर के साथ 24 घंटा बिजली की व्यवस्था करते हैं। ये सारी बातें विरासत के साथ विकास जो अहिल्याबाई होलकर ने किया था, उसका 800 साल बाद अगर कोई उदाहरण अपने देश में मिल रहा है तो वो नरेंद्र मोदी जी से मिल रहा है। और बीच की शासन व्यवस्थाएं ऐसी रही, मुगल आए, अंग्रेज आए, उनको अपने हमारे आपके विकास की कोई चिंता नहीं थी। हमारा धन संपत्ति लूट करके अपनी अय्याशी करना, अपने ऐशो आराम करना, और अंग्रेज जो है अपनी इंग्लैंड हमारा रॉ मटेरियल भेज करके अपनी अंग्रेजी हुकूमत को समृद्ध करने का काम उन्होंने किया। देश में विरासत की सेवा करते हुए विकास, हमारे एक व्यक्ति का विकास करने का काम अगर किसी ने किया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इसीलिए ऐसे शासकों के देखिए आज जो काम हम अहिल्याबाई होलकर जी के लिए जितने सम्मान और आदर के साथ खड़े, नारी शक्ति की अगर बात किया जाए, आप महिलाएं आप बहुत संख्या में बैठी, आप याद करके बताइए कि कोई भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने इस बात की चिंता किया था क्या कि किसी गरीब के घर में अगर खाना नहीं बनता है, अन्न नहीं है, राशन नहीं है, तो उससे सबसे ज्यादा पीड़ा किसको होती है? घर की स्त्री को होती है, क्योंकि हमारे बच्चे खाएंगे। सबसे बड़ी चिंता नारी के मन में होती है। उस पीड़ा से आपको दूर किया है कि नहीं किया है? आपको 80 करोड़ लोगों को घर बैठा मुफ्त में अन्न देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आपकी दूसरी बड़ी चिंता होती है, मकान नहीं है,
बरसात में पानी के नीचे हम कैसे रहेंगे, गर्मी पड़ गई है इसके धूप के नीचे हमारे बच्चे कैसे सोएंगे। ये चिंता सबसे ज्यादा अगर किसी को होती है तो घर की स्त्री को होती है। ऐसी सारी चिंताओं से मुक्ति देने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की नारी शक्ति को किया है। और इसीलिए अहिल्याबाई होलकर, नरेंद्र मोदी, ये तीन लोगों को इतिहास हमेशा, भारत का इतिहास हमेशा के लिए याद रखेगा। हम सभी नरेंद्र मोदी जी के दीर्घायु होने की, उनके शासन काल के भी दीर्घायु होने की, उनके लंबे समय तक हमारे देश का नेतृत्व करने की शुभकामना करने के साथ मैं ये कहूंगा, जिस तरह से स्वर्णाक्षरों में अहिल्याबाई होलकर जी का नाम लिखा गया है, जिस तरह से आप 800 साल बाद भी उनका नाम ले रहे हैं, वैसा ही एक शासक नरेंद्र मोदी के रूप में आया है, जिसने देश की काया पलट किया है। अभी माननीय मंत्री जी बता रहे थे कि जब ऊर्जा मंत्री थे तो 24 घंटा बिजली भदोही में आती थी, अब थोड़ा हो गया तो ये बात सही है। मोदी जी मंत्री थे तो उनके प्रयास से 24 घंटा आई। अब हम 24 का 25 तो कर नहीं सकते, हम जितना करेंगे 24 करेंगे, तो इसलिए उसका अवश्य प्रयास किया जाएगा। लेकिन उस जो सब स्टेशन की बात माननीय मंत्री जी किए हैं उसको अवश्य दिखवाया जाएगा। लेकिन एक उदाहरण मैं आपको दूं, इस प्रदेश से कांग्रेस के इतने लंबे शासन के बाद, समाजवादी पार्टी के इतने लंबे शासन के बाद लगभग 1.5 लाख गांव ऐसे थे, 1.5 लाख मजरे ऐसे थे, कई लाख मजरे ऐसे थे कि जिन गांव में बिजली पहुंची ही नहीं थी, खंभा ही नहीं पहुंचा था, तार नहीं पहुंचा था। बिना खंभा तार के बिजली जाती नहीं है, बिजली जाने का सवाल ही नहीं था। हम लोगों ने पिछले सालों में लगभग उसमें से 1.25 लाख मजरों का विद्युतीकरण कर दिया है और लगभग 20-25 हजार जो बचे हैं उनके विद्युतीकरण का काम अभी वर्तमान में चल रहा है। आप अपने इर्द गिर्द जो भी आपके एक्सीएन होंगे, अधिकारी होंगे, उनको अवश्य जब आपके आस पास में कोई ऐसा गांव, ऐसा कोई मजरा दिखाई दे रहा हो जहां बिजली का खंभा, लाइन, तार नहीं पहुंचा है, वो पहुंचाने के लिए अवश्य हम लोग कोशिश करेंगे। हम लोगों के सर्वे में जो आया है वो ये आया है कि भदोही जिले के लगभग 37 मजरों में, और ये 1.25 लाख होने के बाद का फिगर है, अभी का फिगर एकदम हमने 2 महीना पहले फिर से सर्वे करवाया, क्योंकि मुझे खुद संतोष नहीं था। मुझे मालूम था हम भी गाँव के रहने वाले हैं, यही बगल के मऊ जिले के रहने वाले हैं, तो जैसा परिवेश मऊ का है वैसा ही परिवेश भदोही का है। मुझे मालूम था कि अभी भी प्रदेश में हजारों मजरे, हजारों गांव ऐसे हैं जहां बिजली पहुंची ही नहीं। तो ऐसे आपके जिले में जो सर्वे में निकला वो ये निकला कि लगभग 37 मजरे या गांव कह लीजिए 37 ऐसे हैं जिनमें खंभा और तार नहीं पहुंचा है। उनको सर्वे करके वहां बिजली पहुंचाने का भी काम किया जा रहा है। और उनको भी जैसे 1.25 लाख को नहीं मिलता था वैसे इनको भी नहीं मिलता था, तो उनको भी 24 घंटा 20 घंटा बिजली मिलना शुरू हो जाए, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारा काम आपके जिले में बिजली का हुआ है, उसमें हम डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। हमारा कोशिश है कि जो आधुनिक सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको कहते हैं, चाहे रोड हो, चाहे सड़क, पानी हो, चाहे बिजली हो, पानी, बिजली, सड़क बहुत बेसिक आवश्यकता रही है व्यक्तियों की, लोगों की, उसमें हम लोग दिन रात लगे हुए हैं। ये बात भी सही है। अभी पत्रकार लोग पूछ रहे थे हमसे कि आने वाले दिनों में बिजली का निजीकरण होने की संभावना है। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम की और मध्यांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम की कर्मचारी हड़ताल पे जाने वाले हैं। देखिए, हमें कोई शौक नहीं है कि हम ये सब झंझट अपने सर पर लें। हम इसलिए कर रहे हैं, आप तो मंत्री हैं, आपको बताओ, पत्रकार लोग होंगे तो इसको नोट करें। निजीकरण होने पर माननीय मंत्री जी मंत्री रहे तो तुरंत बता देंगे। माननीय मंत्री जी को मैं बताऊं, निजीकरण होने पर मैं आप सबको बताना चाहूंगा, सबसे बड़ा नुकसान अगर किसको होना है,
जनता को नहीं होना है। पहला नुकसान ऊर्जा मंत्री को होना है। देखिए, सरकार में जब होती है तब हम मंत्री हैं, हमारी कलम से निर्णय होते हैं, फाइलें हमारे तक आती हैं। डिजिटलीकरण हो जाएगा तो कौन हमको पूछेगा? कोई पूछेगा? नहीं पूछेगा ना। तो सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ? मंत्री का होगा। फिर भी ये नुकसान करते हुए, क्योंकि आज अभी आप लोग कह रहे थे, कई लोग हमको लिखा हुआ कागज भी दे गए कि साहब बिजली वाले ये करते हैं, बिजली। अभी कोई वोट भी रहा था कि पार्टी के लोगों पर ही जो है वो करते हैं, जुल्म करते हैं, परेशान करते हैं। ये सारी की सारी समस्याएं खाली एक कारण से है मित्रों कि नौकरी जाने का डर नहीं। अगर ये डर आ जाए हमारे आप में तो हम बड़ा सावधानी से काम करेंगे। सरकारी व्यवस्था नहीं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, नहीं सरकारी नौकरी ले रहे हैं। हमने भी देखा है कि सरकार का मतलब ये कि आराम करो, जो मन करे वो करो, जिसको जितना बिल देना हो दो, कनेक्शन जब चाहो लगाओ, जब चाहो तब काट दो बिजली। कोई पूछने वाला नहीं है। पूछता भी है तो थोड़ा बहुत डांट डपट करके बहुत बहुत करेगा तो सस्पेंड करता है, 3 महीने बाद उसको फिर से वापस लेता है। सस्पेंशन के दरमियान भी आधी पगार उसको मिलती है, घर बैठे बिजनेस करता है, घर बैठे अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है और फिर 3 महीने बाद सीमा दान करके सरकार में वापस आ जाता है। क्या करें उसका? आप लोग आए दिन हम गाड़ी में बैठे थे, माननीय विधायक जी लोग, माननीय सांसद जी, सभी लोग। आप में से भी अगर किसी को पूछा जाए कि बिजली विभाग वाले बदमाशी करते हैं कि नहीं, करते हैं कि नहीं, बताइए आप लोग करते हैं। तो ये हर आदमी का जवाब यही होगा कि साहब बिजली विभाग के खराब विभाग कोई नहीं। अब अगर इसको ठीक करना है, 3 साल से तो हम खुद प्रयास में लगे हुए हैं। मंत्री जी भी इस बात के गवाह होंगे, जब वो ऊर्जा मंत्री थे तब भी कम में से यही समस्या रही होगी। ठीक नहीं हुआ, चाहे वो मंत्री हो, चाहे हम मंत्री हो, चाहे हमारे बाद कोई और मंत्री आवे, वो ऐसे ही रहेगी। तो इसमें से क्या यही हमको चलाते रहना है? यही हमको करते रहना है? आप देखिए बनारस का एयरपोर्ट देखिए, जब तक सरकार के हाथ में था तब तक क्या दशा थी उसकी। और जैसे ही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात आई, लोगों को आपने कहा भैया तुम बनाओ, तुम्हारा खर्चा इसमें से निकल जाए, इतना तुम कमा लो, बाकी का काम, बाकी प्रॉपर्टी सरकार की है, की जैसे की तैसी बनी रहेगी। तो उसमें फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? आप लखनऊ से बनारस भदोही आने में पूरा का पूरा दिन लगता था कि नहीं रास्ते में लगता था। और जैसे ही सरकार और निजी भागीदारी की व्यवस्थाएं आई, आप पूर्वांचल एक्सप्रेस देख लीजिए, कोई भी रास्ता देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का एक ही रास्ता बचा है क्या? ये सारा का सारा काम प्राइवेट भागीदारी से भाइयों बहनों हुआ, क्योंकि सरकार के पास धन की कमी होती है, सरकार के पास व्यवस्थाओं की कमी होती है, सरकार उतना नहीं कर पाती है जितना आप अपेक्षा करते हैं। तो इस भावना के साथ हम लोगों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोचा कि चलो इन 2 हमारे जो, अच्छा उसमें भी हम तो चाहते हैं, मैं अगर बिजली मंत्री के रूप में आप हमको पूछिए तो अभी हमारी जो व्यवस्था है वो 20 घंटा तक गांवों में बिजली देने की है, शहरों में 24 घंटा देने की है, नगरों में 24 घंटा देने की है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी हम 20 घंटा ही दे पा रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो 24 घंटा बिजली दे दिया जाए। लेकिन आपकी जानकारी के लिए हर यूनिट जो हम बिजली देते हैं मित्रों, उसमें बिजली विभाग को घाटा होता है, क्योंकि पैसा नहीं आ रहा है, लोग पैसा नहीं जमा करते हैं। 3.5 करोड़ जो हमारे उपभोक्ता है रिकॉर्ड पे, उसमें से 50 लाख लोग, लगभग 5वां हिस्सा उसका ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक बार भी अपनी बिजली का बिल नहीं जमा किया है। तो कहां से चलेगी ये व्यवस्था? कब तक चलेगी ये व्यवस्था? आप माने या न माने, ये व्यवस्था चलने वाली नहीं। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि भाई देखिए, जब टेलीफोन में आप क्यों पूछा था कि भैया काहे आउटगोइंग क्या बंद कर देते हो, हम तो भारत के लोकतांत्रिक देश के नागरिक रहे, कैसे तुम हमारा फोन बंद कर दिया? मोबाइल में कोई पूछता है? आपका पैसा खत्म हुआ और उधर से मैसेज आने लगता है कि आपका आउटगोइंग बंद, फिर थोड़े दिन बाद आपका इनकमिंग भी बंद होता है कि नहीं? तो जैसे जब तक ये व्यवस्था नहीं होगी कि भैया आपका 500 रुपए का रिचार्ज है बिजली का, ये जब तक रहेगा तब तक आप
देख लीजिए, जैसे ही 499 हुआ आपका एक मैसेज आ जाएगा और जैसे ही 500 हुआ कट जाएगी लाइन। ये व्यवस्था जब तक नहीं होगी, व्यवस्था चल रही। सरकारी प्रयास, हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास कर रहे हैं। आपको इस व्यवस्था, सड़ी हुई व्यवस्था में भी आपको जो इतनी बिजली दी जा रही है वो बहुत ही प्रशंसनीय, मैं तो कहूँगा, हमारे कर्मचारियों का योगदान है। लेकिन उसका एक और विकल्प हो सकता है, इसलिए निजीकरण या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की दिशा में हम लोग सोच रहे हैं, बेहतर करने का सोच रहे हैं। मैं कर्मचारियों से भी मैं तो कहूँगा कि आप आजकल पत्रकार लोग पूछ रहे थे कि भाई कर्मचारियों ने हड़ताल का, कार्य बहिष्कार का जो है नारा दिया है, क्या आप करेंगे? तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, अगर वो किसी विभाग के जिम्मेदार कर्मचारी हैं, तो उनको इस बात का ख्याल होना चाहिए कि गर्मी का जो समय होता है उसमें सबसे ज्यादा बिजली की आवश्यकता पड़ती है। आपको एसी चलाना होता है, आपको पंखा चलाना होता है, आपके घर में फ्रिज के बिना काम नहीं चलता है, कोई बीमार है उसके लिए व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। ये समय जो है सरकार से, जनता से असहयोग करने का नहीं है, बल्कि सहयोग करने का समय है। ऐसे समय में बिजली में विक्षेप डालना नहीं, क्योंकि इस समय बिजली की मांग डबल हो जाती है। और मैं समाज से भी कहूंगा, आप में से ही बैठे हुए कई लोगों के बच्चे जो है बिजली विभाग में काम करते हो, आपका ही भाई, आपका ही भतीजा, आपका ही बेटा शायद बिजली विभाग में इंजीनियर होगा, और बड़ा इंजीनियर होगा, छोटा इंजीनियर होगा, लाइनमैन होगा। उसको समझाइए इस समय बिजली में हड़ताल करने का मतलब ये होता है कि देश के साथ तुम देशद्रोह कर रहे हो, और इससे कम भाषा उपयोग करने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इस समय जनता को संकट, तो ये मैं कह रहा हूँ, उनसे समझा भी रहा हूँ, हमने कहा भी है कि हम जो भी करेंगे जनता के व्यापक हित में करेंगे, जनता को 24 घंटा बिजली मिले इसके लिए करेंगे। और आप में और गलत बात पढ़ाई जा रही है जनता को। देखिए, इसके पहले जो 2 निजीकरण का प्रयास हुआ है वो भाजपा की सरकार में नहीं हुआ है। एक प्रयास कांग्रेस और सपा की सरकार में हुआ है। उस दिनों राज्यपाल शासन था, राष्ट्रपति शासन था, गवर्नर शासन था। उन दिनों नोएडा की बिजली की व्यवस्था जो है एक प्राइवेट कंपनी को दी गई थी, और जैसे ही गवर्नर ने दिया नोएडा की बिजली व्यवस्था प्राइवेट कंपनी को, वैसे ही 15-20 दिन के अंदर सपा की सरकार, चुनी हुई सरकार आ गई। अगर चाहते रोक लेते, कुछ ही दिन के अंदर वो सपा की सरकार चुनी हुई आ गई। तो हम उनसे पूछते हैं कि आज बड़ा नारा बुलंद कर रहे हैं, कर्मचारियों को भड़का रहे हैं, जनता को भड़का रहे हैं, आपने क्यों किया? अगर आप चाहते तो रोक सकते थे। कोई जवाब नहीं है उन लोगों के पास। और मैं तो ये कहूंगा कि उन्होंने जो किया अच्छा किया, क्योंकि नोएडा की बिजली व्यवस्था के चलते, अच्छी व्यवस्था प्राइवेट कंपनी के द्वारा होने के चलते जो 24 घंटा बिजली मिल रही है वो तो मिल ही रही है। बिजली का दाम जो है हमारे सरकारी दाम से उनका पैसा, उनका जो दाम है वो कम हुआ, क्योंकि अच्छी रिकवरी आ रही है, सब लोग पैसा दे रहे हैं और प्रति यूनिट का जो दाम है वो कम करके बैठे। उसी प्रकार बसपा के शासन में भी आगरा की बिजली व्यवस्था प्राइवेट कंपनी को दी गई, उसमें भी बेहतर काम चल रहा है। तो ये सारे प्रयोग, चाहे रोड सेक्टर का देखिए, चाहे टेलीफोन सेक्टर का देखिए, चाहे एयरपोर्ट का देखिए, जहां भी अपने ही राज्य में नोएडा और आगरा का बिजली सेक्टर का काम देखिए, जहां भी ये व्यवस्था हुई है वहां बेहतर उसके परिणाम आए हैं। इसलिए इस अच्छी भावना के साथ हम लोग उसमें आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। कर्मचारियों से आज के इस मौके का लाभ लेते हुए और आप लोगों को भी सचेत करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग सरकार और जनता को परेशानी में न डालें। हाँ, ये बात अवश्य है कि हमारी जिम्मेदारी है कि कुछ भी हो जाए हम आपको बिजली देना हमारा दायित्व है, ये हमारी जिम्मेदारी है। कोई कुछ भी कर ले, हम आपको बिजली देने के लिए संकल्प है, और जो भी उसके बीच में आएगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं, उसके साथ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। चाहे कर्मचारी हो, कर्मचारी जब तक कर्मचारी के रूप में काम करता है वो हमारा कर्मचारी है, लेकिन अगर जनता के दुश्मन के रूप में अगर काम करेगा तो जनता के साथ साथ हमारा भी दुश्मन बनेगा, उसके साथ कोई भी काम करने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी।
आप सब से भी मैं इस मौके पे अपील करूंगा कि आप सब भी चौकन्ना रहिए अपने अपने क्षेत्रों में। कोई आकर के आपके ट्रांसफार्मर का तार न काट जाए, कोई आकर के आपके मीटर का कोई लाइन न काट जाए, क्योंकि ये विध्वंसकारी ताकतें जो दूसरों के चढ़ाने पे चढ़ करके ये काम करेगी, वो कुछ भी कर सकती है। और एक बात और मैं बताऊं कि अहिल्याबाई होलकर ने इतने बड़े छोटे राज्य से इतने बड़े देश में इतनी सारी सेवा करने में जो सफलता प्राप्त की, उससे बोध लेते हुए, प्रेरणा लेते हुए, नरेंद्र मोदी जी के कार्यों से प्रेरणा लेते हुए हम सब इस बात का संकल्प लें और अपना आत्मविश्वास दृढ़ रखें, अपना आत्मविश्वास मजबूत रखें कि भारत जो है, अभी आपने देखा पढ़ा होगा कि कांग्रेस के जमाने में भारत कितने नंबर की अर्थव्यवस्था थी दुनिया की? 11वें नंबर की थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखते देखते पिछले साल तक 5वें नंबर में ले आए और अभी कुछ दिन पहले की बात है, अब हम 4थे नंबर की व्यवस्था अर्थव्यवस्था दुनिया में कर रहे हैं। ये सारा प्रगति जो हो रही है मित्रों, ये कड़े निर्णयों की वजह से हो रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी को कुछ पड़ी नहीं है कि इतने कठोर निर्णय क्यों लेते हैं देश में, क्यों उन्होंने नोटबंदी कर दिया, क्यों उन्होंने ऐसे अनेक निर्णय लिए जो शुरुआत में हमें आपको लगते हैं कि अरे कहां से कहां मोदी जी ये सब कहां से ला दिए, लेकिन उसके कितने अच्छे परिणाम देश को मिल रहे हैं कि आज हम दुनिया की जापान को भी पीछे छोड़ते हुए आज हम दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। तो ऐसे सुधार, ऐसे रिफॉर्म हमें करने होंगे, तभी जाकर के हमारा देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि ये निर्णय हम अपने लिए, मैंने कहा कि मेरा भी नुकसान होगा, ऊर्जा मंत्री से बड़ा नुकसान किसी का निजी गवर्नमेंट में नहीं होने वाला। हमारी जो बहुमुखी है, हमारी जो चलती है, आप हमारे पास आते हैं, फिर आप हमारे पास नहीं आएंगे, आने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हम चाहते हैं कि बिजली विभाग जैसा विभागे न रहे, हम बिजली आपकी आती रहे। क्या जरूरत है भाई बिजली विभाग मंत्री की और संतरे की? कोई आवश्यकता नहीं। तो आपको तो बिजली चाहिए, आप पैसा दे, बिजली खरीदे, जितना आपके पास पैसा है, जितना आप पेमेंट करेंगे उतनी बिजली मिलेगी। ये बीच में मंत्री कहाँ से आता है, या बीच में हमारा एक्सीएन और लाइनमैन क्यों आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। इस भावना के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। आज एक बार फिर से हम लोग समर्थ राष्ट्र के नागरिक हैं मित्रों। मैं जो अंत में बात करना चाहूंगा कि हमारा देश न सिर्फ सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध रहा है, आर्थिक रूप से भी हम बहुत समृद्ध रहे। पुरानी हमारी जो कहा जाता है कि जहाँ डाल डाल पर होती करती थी सोने की चिड़िया बसेरा, ये सही है। हमारा देश सोने की चिड़िया माना जाता था। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गायत्री देवा किल गीतकानी धन्या सुते भारत भूमि भागे। भारत भूमि पर जन्म लेने के लिए देवता भी कलायित रहते थे। हमारे राम राज्य का जो वर्णन किया जाता है यही बगल के अयोध्या में, उसके बारे में कहा जाता है कि इंद्र भी महाराज दशरथ के और महाराज राजा राम के राज्य की ईर्ष्या करते थे। इतना हमारा देश जो है समृद्ध था। उसी समृद्धि की तरफ सांस्कृतिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी हमें जाना है और उसका रास्ता अहिल्याबाई होलकर जैसे महामानवों ने, महादेवियों ने हमें दिखाया है। उनके चरण रज पे चलते हुए, उनके चरणों के चिन्हों पे चलते हुए हम लोग अपने देश को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर से उसी ऊंचाई तक ले चले। इसी भावना के साथ आज का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आप सब इतनी बड़ी संख्या में, इतनी प्रचंड गर्मी में आप बैठे रहे, छोटे से हार में इतनी बड़ी संख्या लेकर के आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारे साथ एक बार नारा लगाएंगे, अहिल्याबाई होलकर अमर रहे, अहिल्याबाई, अहिल्याबाई, अहिल्याबाई होलकर, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की। अहिल्याबाई होलकर भगवान महादेव की बहुत परम भक्त थी। आपने देखा और उनकी फोटो में भी भगवान महादेव का शिवलिंग लिए हुए अक्सर उनकी फोटो दिखाई जाती है। तो उनके नाम पे एक बार महादेव का भी जयकारा लग जाए। पार्वती पतय नमः, पार्वती पतय।